हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्रैटिट्यूड चैनल पे आपका स्वागत है। देखो, आज जो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी क्लास 10th का केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो उस चैप्टर की हम एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। फास्ट ट्रैक मतलब जिसे हम कम टाइम में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके, जो एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम में हम इस चीज़ को कवर कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, कार्बन एंड कंपाउंड्स। देखो, कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले कार्बन क्या है। कार्बन एक नॉन मेटल है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,4, जो आपको पता है। तो हमारे पास कार्बन क्या बनाता है, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। बॉन्ड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड्स, एक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे जाते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जो हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ा था। तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बन हमेशा आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं करता, वो हमेशा शेयरिंग करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे जाते हैं किसी अदर एटम के साथ और एक बॉन्ड बनाया जाता है, तो उसे हम कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग मतलब electron pair are shared paired between two atoms to attain noble gas configuration। स्टेबल करने के लिए, उसकी नोबल गैस को अचीव करने के लिए कार्बन क्या करता है, एक अदर कार्बन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। अब जैसे जब एक नॉन मेटल के साथ जब दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो तब हमारे पास क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये होते हैं कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको जब हम पेयर करेंगे तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, जो भी हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम लिविज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको डॉट या क्रॉसेस से क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड्स हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड बनेगा। तीन पेयर शेयर करेंगे तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये कुछ हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स थे। कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, या हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, हमारा टॉपिक क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। सबको पता है एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2,4। तो कार्बन को अपनी नोबल गैस अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करना पड़ेगा। तो रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू गेट फुलफिल्ड शेल को फुलफिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा। हमारे पास दो टाइप्स के केसेस होते हैं, केस 1 केस 2। देखो, इफ वी गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स तो C4 माइनस, आपको पता है जब गेन करेगा तो नेगेटिव आयंस बनाएगा, जो न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 4 और गेन कर लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए न्यूक्लियस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ऐसे अगर वो लूज़ करेगा तो लूज़ करने में काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो भी न्यूक्लियस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन ने क्या करा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको शेयर करने हैं अपनी नोबल गैस को अचीव करने के लिए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने पढ़े, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये डबल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल है, ये ट्रिपल बॉन्ड के हमारे कुछ एग्जांपल हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इनकी, अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स हम पढ़ रहे हैं, इन कोवलेंट बॉन्ड्स की ना हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं, एक तो लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवलेंट बॉन्ड्स का। क्यों? क्योंकि उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस, क्योंकि इनके अंदर फ्री आयंस नहीं होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के। तो जैसे मीथेन, वाटर का फॉर्मूला, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, ये सब क्या है, हमारे सब कार्बन एंड कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स आपको बनाने के लिए एग्जाम में आ भी सकते हैं।
ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक पार्ट कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कुछ बेसिक टाइप्स थी जिनको अभी हमने कवर अप किया है। का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सोप एंड डिटर्जेंट्स। देखो, एक होते हैं हार्ड वाटर, एक होते हैं सॉफ्ट वाटर। सबसे पहले हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर होता है वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, जो सोप के साथ लेदर नहीं बनाता। मतलब सोप को अगर हम हार्ड वाटर के साथ ऐड करेंगे तो वो लेदर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं जिनकी वजह से सोप कभी भी हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करके लेदर नहीं बनाता। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? प्रोड्यूस लेदर विद सोप एंड फ्री फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो सॉफ्ट वाटर होता है जो लेदर बनाता है, और हार्ड वाटर वो होता है जो सोप के साथ ट्रीट करके लेदर नहीं बनाता, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से। सोप्स क्या है? सोप हमारा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की एक चेन से बना होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है सी, ये आर मतलब एल्काइल ग्रुप, जो हम आप लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी से, जो भी हम पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मूला COO-Na+। तो इसके अंदर ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आयनिक पार्ट है, क्योंकि सोप के दो एंड्स होते हैं, कार्बन की लॉन्ग चेन होती है और एक आयनिक एंड होता है। ये एक क्लीनिंग एफिशिएंसी होती है, इसमें क्लीनिंग एफिशिएंसी डिक्रीज इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर इसकी जो क्लीनिंग एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के बाद, इसलिए सोप कभी भी हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करके लेदर नहीं बनाता, ठीक है। डिटर्जेंट्स के अंदर कुछ एमोनियम और सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, इसके अंदर कुछ आयनिक पार्ट्स होते हैं। ये क्लीनिंग एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हार्ड वाटर के साथ, तो डज नॉट फॉर्म स्कम, ये स्कम नहीं बनाता, ठीक है। ये हमें कभी स्कम नहीं बनाता है, हमेशा लेदर बनाता है, मतलब फॉर्म बनाता है। तो सोप और डिटर्जेंट में हमारे पास कुछ डिफरेंस थे जो हमने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने हैं हमने। और अगर मैं इसके कुछ डायग्राम्स की बात करूँ तो ये हमारे क्लिनिकल एक्शन के डायग्राम है कि सोप के हमने पढ़ा दो एंड्स होते हैं, एक होता है आयनिक एंड्स, एक होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो जो एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, एक होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। एक वाटर को अट्रैक्ट करता है, एक वाटर को रिपेल करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरी मैकेनिज्म थी जो हमने पढ़ी, इसे बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है। इसको आप अच्छे से एक बार रीड आउट कर लो, इनके नोट्स बना लो, इनके पॉइंट्स बना लो, फिर इनको अपने एनसीईआरटी से नोट्स बनाकर इनको याद कर लो। कार्बन का, अब हमारा जो कार्बन का अगला टॉपिक है, कार्बन को बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या होता है? हमारे पास कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। मतलब उसके अंदर एबिलिटी होती है कि कार्बन एक अदर एटम के साथ बॉन्ड्स बनाता है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। रीजन स्मॉल साइज के, कार्बन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये अदर एटम्स के साथ बॉन्ड्स बना सकता है, इसलिए इसको कैटिनेशन बोलते हैं। सिलिकॉन डज नॉट शो एंड फॉर्म्स रिएक्टिव कंपाउंड्स। सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 होती है, लेकिन ये ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स नहीं बना सकता, इसलिए कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, बट वो उसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो अदर कार्बन एटम के साथ आराम से बॉन्ड्स बना सके। तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल इथेन, प्रोपेन, बुटेन, ये सब क्या है? ये सब कार्बन के चेन है। ये कार्बन क्या कर रहा है? अदर एटम्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके उनके बीच में बॉन्ड्स बना रहा है। तो कैटिनेशन के अंदर 3 टाइप की चेन बनती है। एक होती है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मतलब जब सारे कार्बन एटम आपके स्ट्रेट पे होंगे उसे बोलते हैं स्ट्रेट चेन, राइट। स्ट्रेट के बाद हमारे पास एक आता है ब्रांच चेन। ब्रांच का मतलब होता है जब कुछ स्ट्रेट में हो कुछ ब्रांच में। एक होता है साइक्लिक फॉर्म, रिंग फॉर्म, क्लोज्ड फॉर्म बोलते हैं। ब्रांच चेन, रिंग चेन, ये सब क्या है? कैटिनेशन की पार्ट है। कैटिनेशन मतलब होता है लिंक बनाना। तो कार्बन के अंदर इतनी एबिलिटी है, वो अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड्स बना सकता है। वो बॉन्ड स्टेट में भी बना सकता है, ब्रांच की फॉर्म में भी बना सकता है, रिंग की फॉर्म में भी वो चेन्स बना सकता है, स्ट्रक्चर्स बना सकता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। हमारे पास 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखो जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड के अंदर आते हैं एल्केन्स,
कार्बन एटम दैट आर कनेक्टेड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम सैचुरेटेड बोलते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, जिनके अंदर सारे बनते हैं सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर आते हैं हमारे पास एल्केन्स। हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो एल्केन वो पार्ट है सैचुरेटेड का जिसमें कार्बन कंपाउंड्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। एक फॉर्मूला याद रखना है एल्केन का, जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n+2, CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता है। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिस फॉर्मूले से हम सारे जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन ये जितने भी हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, इनके फॉर्मूलेस को हम आराम से बना सकते हैं। जैसे आपको पता है मीथेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सीरीज होती है मैथ, एथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स। तो मीथेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होते हैं। अगर हम n की जगह 1 डालेंगे तो आपका एक फॉर्मूला बनेगा मीथेन का, CH4, n की जगह 2 डाल दोगे तो इथेन का फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे हम इन फॉर्मूलेस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन के अंदर n की वैल्यूज डाल के इनके फॉर्मूलेस को हम बना सकते हैं। अब कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो मोर रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड के कंपैरेटिवली, इसमें कार्बन की परसेंटेज काफ़ी हाई होती है। इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक होते हैं एल्कीन, एक होते हैं एल्काइंस। एल्कीन वो होते हैं विच आर कार्बन एटम विच आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एन का मतलब वही। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं ना, ये मैथ से स्टार्ट नहीं होता, ये हमेशा H से स्टार्ट होता है। इसलिए इथीन, प्रोपीन, बुटीन, ऐसी एल्काइन वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन एटम कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 +2। इसमें कोई +2 माइनस नहीं होता, इसमें -2 होता है। तो अगर इनमें n की जगह हम ये 2 3 पुट करते जाएंगे तो इथाइन, प्रोपाइन, बुटाइन, इसमें एन आ जाता है, इसमें ईन आ जाता है, इसमें आइन आ जाता है। तो ये कुछ हमारे बेसिक कंपाउंड से सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। देखो एक होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड मतलब ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ऑल्टरनेटिव हमने पढ़ा होगा, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसके अंदर क्या होता है ऑल्टरनेटिव, मतलब कि पहले एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स होंगे। एक बार सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो ये हमारे कुछ ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं जो इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम एरोमेटिक बोलते हैं। मतलब ये हमारा एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, साइक्लिक इसलिए क्योंकि ये रिंग की फॉर्म में बना हुआ है। चलो अब देखो हमारा एक टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा, कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोमर्स। अब आइसोमर्स बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। देखो आइसोमर बनाने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 4 कार्बन एटम चाहिए होते हैं, इसलिए आइसोमर्स हमेशा बुटेन से बनने स्टार्ट होते हैं। मीथेन, इथेन के हमारे आइसोमर्स भी बनते ही हमेशा बुटेन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बुटेन, बुटेन के आइसोबुटेन्स, ठीक है, बुटेन के आइसोमर, पेंटेन के, आगे हेक्सेन के आइसोमर्स हम बना सकते हैं। टेट्रावैलेंस नेचर मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और हेटेरो एटम्स। मतलब कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अदर एटम्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को आराम से क्या कर सकता है, शेयर करके बॉन्ड्स बना सकता है। हेटेरो एटम्स मतलब जिनके जिनके सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स भी, अगर मतलब ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है, मल्टीपल में सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। तो हेटेरो एटम्स कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन विद सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ भी आराम से ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी ये क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। इतनी एबिलिटी कार्बन के अंदर होती है, इसलिए इस कार्बन को टेट्रावैलेंट बोला जाता है। कुछ होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कार्बन हमेशा जो अकर करता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में अकर करता है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करती है, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना वो बिल्कुल सिमिलर होती है। जिसके कुछ एग्जांपल की हम बात करें, एक होता है बर्कमिंस्टर फ्लोरेंस जो 60 कार्बन एटम से मिलके बना है, जो एक बिल्कुल फुटबॉल एक स्फेरिकल शेप में क्या होता है, अरेंज्ड होता है। कुछ ग्रेफाइट्स होते हैं जी, ग्रेफाइट के जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो 3 अदर कार्बन एटम के साथ फॉर्म्ड होते हैं, जो हेक्सागोनल की शेप में होते हैं।
ये बर्कमिस्टर का फॉर्मूला हो गया स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का हो गया, डायमंड का हो गया। स्मूथ और स्लिपरी सरफेस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और लिब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं लेड पेंसिल्स वगैरह के अंदर। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अगर हम डायमंड की बात करें तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा रिजिड होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये ज्वेलरीज वगैरह के लिए डायमंड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे कुछ सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं सारे, जो आपके हम कवर कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को 2-3 बार पढ़ना, आपको अपने आप ही चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक एक होते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो एक सैचुरेटेड, जो हमें पता है कि जो अनरिएक्टिव होते हैं उनको रिएक्टिव बनाने के लिए कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हम ऐड करते हैं सैचुरेटेड को अनरिएक्टिव को रिएक्टिव बनाने के लिए। तो कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमने पढ़े होंगे हेलो एल्केन्स, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, केटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। हेलो एल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड एक्स, एक्स कैन बी क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, आइडो ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट करा जाता है OH, इसका सफिक्स होता है OL। एल्डिहाइड होता है CHO, इसको डिनोट करते हैं AL से। कीटोन सिंगल बॉन्ड CO सिंगल, मतलब कीटोन एक ऐसा ग्रुप है जो आपको हमेशा फंक्शनल ग्रुप के बीच में, कंपाउंड्स के बीच में मिलेगा, बाकी सारे हमेशा लास्ट में ही नजर आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है हमारे पास, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंगल बॉन्ड COOH, जिसको हम ओइक एसिड, जैसे मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सारी चीज़ें। अल्कोहल में होगा मिथानॉल, पेंटानॉल, बुटानॉल। एल्डिहाइड में आ जाएगा मिथानल, एथेनॉल। कीटोन, अच्छा कीटोन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो प्रॉप से स्टार्ट होता है, इसमें मेथोरेट से स्टार्ट नहीं होता। प्रोपानॉन, बुटानॉन, पेंटानॉन वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस पे नेमिंग करने के लिए ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऐसे और सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एक ऐसी सीरीज है जिसको हम सेम फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है। जो भी इनके लगातार जो मेंबर होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनमें हमेशा जो डिफरेंस होता है वो CH2 ग्रुप का होता है, और उनके जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है वो 14U का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बुटानॉल, इनमें अगर आप देखोगे तो एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन का डिफरेंस मिलेगा, और इनके जो लगातार जो मेंबर्स हैं इनके बीच में मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस मिलेगा वो 14U का मिलेगा। तो अगर सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस CH2 ग्रुप का है और उनके बीच में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस 14U का है, तो दैट मीन्स वो एक हमारी वो मेंबर्स हमारे क्या एक होमोलोगस सीरीज है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया होमोलोगस सीरीज क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो हम उनके में डेफिनेशंस और ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कहते हैं जितनी भी ये होमोलोगस सीरीज में बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर ग्रेजुअली चेंज हो जाती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो चेंज नहीं होती। होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स्ड होती है, सिमिलर होती है। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज हो रही है, ये किसके बेसिस पे हो रही है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो भी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, या जो भी उनका मॉलिक्यूलर मास है, उसके बेसिस पे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके बीच में ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से हमेशा रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज हो जाती है। कहते हैं वाई, किसके बेसिस पे? क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है कि जैसे जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो अपने आप ही उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में भी क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे ही आएंगे। बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है होमोलोगस सीरीज की, वो बिल्कुल सिमिलर होती है। इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है कि क्यों, किसके बेसिस पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और उनके मॉलिक्यूलर मासेस पे, क्योंकि अगर वो बढ़ेंगे तो उनकी ग्रेजुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी ही होंगी। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिसको आप अच्छे से रीड आउट करो, समझो। जितना बार बार आप पढ़ोगे उतना आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। नौ, हमारा जो अगला कंसेप्ट है हमारे चैप्टर के अंदर, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
जिस पे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने ही आने हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें पहले कंबशन की, कंबशन में हमारे पास क्या होता है, कंबशन मतलब हो गया बर्निंग, कि जब हम किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट रिलीज होगी। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और लाइट मिलेगी। CH4 मीथेन को रिएक्ट करोगे तब भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। इथेनॉल को रिएक्ट करोगे CH3CH2OH इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, जब इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिलेगी। तो कंबशन मतलब हो गया बर्न करना, राइट। अब हमारे पास इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपने पढ़ा था जितने भी सैचुरेटेड होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम होते हैं, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम होते हैं जो ब्लैक स्मोक या सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में। जैसे गैस स्टोव्स के अंदर ब्लू फ्लेम एज एयर इनलेट्स अलाउ सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्योंकि उसके अंदर जो एयर इनलेट्स होते हैं उनके अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन अलाउ करते हैं। जब वो सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन के पार्टिकल्स बर्न होंगे तो वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होंगे। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर जैसे मेजर डाइऑक्साइड जैसी मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके साथ रिएक्ट करने के बाद वो मेजर पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, कंबशन के बाद हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हम क्या कर रहे हैं, एक इथेनॉल को जब हमें किसी अल्कोहल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड किया जाता है हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसको हम एक कैटलिस्ट वगैरह की, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एक अल्कोहल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सब क्या एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं, एडिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम एक अल्कोहल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो मैं हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा था वो हमारी एडिशन रिएक्शन के अंदर है कि दो चीज़ें होती है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो हाइड्रोजन ऐड करना मतलब एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीजन ऐड करना मतलब ऑक्सीडेशन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम किसी एक अनसैचुरेटेड को हम अगर उसको सैचुरेटेड पे बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं जिसे हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है, जैसे निकल, पैलेडियम भी कैटलिस्ट है जो बेसिकली रिएक्शन को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे प्रोसीड करता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल मतलब जो वेजिटेबल ऑयल होता है, हम वेजिटेबल ऑयल क्या है, हमारा एक अनसैचुरेटेड फैट है जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो बनाता है उसको वेजिटेबल घी में। तो वेजिटेबल ऑयल क्या है, एक लॉन्ग अनसैचुरेटेड चेन है, हेल्दी है, और जो एनिमल फैट है वो हमारा एक सैचुरेटेड है जो हमारा एक अनहेल्दी कंपाउंड है, राइट। अब ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं हमारे कुछ और पार्ट पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये क्या है, जैसे अभी आपको पता है CH4 एक हमारा फॉर्मूला होता है मीथेन का जिसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं। तो ये क्या करता है, क्लोरीन उसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और वो बना देता है उसको एक सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड के अंदर। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, जिसे हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर कुछ है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। दो ही इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड होते हैं, एक होता है इथेनॉल, एक होता है इथेनोइक एसिड। अगर हम इथेनॉल की बात करें जिसे हम अल्कोहल भी बोलते हैं, तो अगर मैं इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, प्योर इथेनॉल बहुत डेंजरस होता है कंज्यूम करना, मिथेनॉल की वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है इथेनॉल की। रिएक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करें जब हम किसी एसिड को क्या करें, मतलब एसिड के साथ, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करें, ऐसे मतलब वो इथेनॉल को रिएक्ट करें तो सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है। सोडियम एथोक्साइड एक सॉल्ट है। एक होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर,
जब हम एक अल्कोहल ग्रुप को एक कंसनट्रेटेड एसिड्स की प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेंगे तो वो उसको इथीन में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन प्लस वाटर। ये जो H2SO4 है ये आपका क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर को रिमूव कर रहा है। तो ये हमारे कुछ इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ थी। अगर हम एथेनॉइक एसिड्स की बात करें तो चलो देखो, अब इथेनॉइक एसिड की बात करते हैं जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। 5 से 8% एसिटिक एसिड वाटर के अंदर, विनेगर जो पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। विंटर सीजन में इसको जब ये फ्रीज हो जाता है तो इसे ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। एसिडिक नेचर जो होता है वीकर होता है एज कम्पेयर टू मिनरल एसिड्स के कंपेरेटिवली। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमने पढ़ी हुई, एक होती है ईस्टरिफिकेशन, एक होती है सपोनिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन की बात करें जब हम किसी एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो वाटर प्लस क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा। ईस्टर क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जो परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हम ईस्टर को दोबारा अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वापस वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं। और ये रिएक्शन सोप को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और सोप आपको पता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की एक लॉन्ग चेन होती है एसिड की, जिसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब ये एक होता है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कि अगर जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और अगर हम दोबारा क्या करें, सोडियम एसिटिक एसिड को अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तब भी वाटर कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलती है। इसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस विद बबल्स, जो एक ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब एक बबल्स के साथ एक एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती है, एक गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस विद बबल्स। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। हमने मेन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन को आप तभी समझ पाओगे जब आप क्वेश्चंस के चैप्टर्स को अच्छे से रीड करोगे। एक चीज़ आप 2-3 बार रीड करोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसको हमने शॉर्ट में कवर किया। एक बार इनको अच्छे से रीड आउट करो, फिर इनको एक बार लर्न करो इन पॉइंट्स को। फिर उसके बाद NCERT से एक बार जो NCERT के इंटेक्स पैक क्वेश्चंस होते हैं उनको रिवाइज करो, सैम्पल पेपर्स रिवाइज करो, सैम्पल पेपर में से कार्बन कंपाउंड्स के क्वेश्चन निकालो, फिर उसको ट्राई करो। डेफिनेटली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये था पूरा कार्बन कंपाउंड जो हमारे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करना और आगे फ्रेंड्स को भी ज़रूर अपने सेंड करो जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके।